नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से करंट अफेयर। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों अद्यतन पर्यावरण विज्ञान, जो पर्यावरण से संबंधित रिसेंटली इवेंट हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्माग टावर के बारे में देख रहे हैं। तो स्माग टावर दोस्तों लिख रहा है कि 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील फंक्शनल स्माग टावर का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यहाँ से देखिए एक और चीज निकल के आ रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज डे कब मनाया जा रहा है? 7 सितंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि 7 सितंबर 2021 को, देखिए समझ के कर चलना, आराम से चलना है, ठीक है ना। ये नहीं कि 180 की स्पीड में गाड़ी दौड़ा दिए और फिर पता चला कि वो सब बाउंस कर गया। 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार दिल्ली में भारत के पहले फंक्शनल स्माग टावर का उद्घाटन किया, ठीक है दोस्तों। मैंने क्रियाशील ये काम करना शुरू कर दिया। नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय वस्तु था, क्या था दोस्तों? थीम स्वच्छ वायु स्वस्थ ग्रह, ये थीम था दोस्तों, ठीक है ना। आनंद विहार दिल्ली में चालू किया गया, ये तो ठीक है। कब चालू किया गया? 7 सितंबर 2021 को। 7 सितंबर को क्या मनाया था? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। और इस साल जो है दोस्तों, इसका जो थीम थी स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। स्माग टावर एक संरचना है जिसे एयर प्यूरिफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निर्मित किया गया है। एयर प्यूरिफायर आप जान ही रहे हैं, ये वैसे बहुत चर्चित न्यूज है, लेकिन सामने आया तो इसको भी देख लें। हो सके कि हम लोग की निगाह से वो चीज छूट गया हो जो इसमें जरूरी था, ठीक है ना। एयर प्यूरिफायर देखिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो हम लोग जानते थे कि स्माग टावर एयर प्यूरिफायर का काम कर रहा है, लेकिन इसकी थीम याद नहीं थी, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह याद नहीं था। और ये कब शुरू किया गया? 7 सितंबर 2021 को। और 7 सितंबर को क्या मनाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। आनंद विहार स्थित 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्माग टावर डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है। अब किस प्रकार का है? डाउन ड्राफ्ट। देखते हैं डाउन ड्राफ्ट क्या होता है। डाउन ड्राफ्ट प्रकार का अर्थात प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है। प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है एवं निचले भाग से साफ हवा बाहर निकलती है। डाउन ड्राफ्ट, निचले भाग से साफ हवा बाहर आती है। 1000 घन मीटर प्रति सेकेंड की दर से एयर फ्लो प्रदान करने हेतु 40 पंखों की इकाइयां स्थापित की गई हैं। 1000 घन मीटर प्रति सेकेंड अर्थात 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है दोस्तों ना, 10 मीटर, वो 10 मीटर कवर करेगा। 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर ऊंचाई,
1000 घन प्रति मीटर प्रति सेकेंड 1000 घन मीटर प्रति सेकेंड की दर से एयर फ्लो प्रदान करने हेतु 40 पंखों की इकाइयां स्थापित की हैं। टावर का निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। टावर का निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में एनबीसीसी लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत गैर प्राप्त शहरों नॉन अटेनमेंट सिटीज में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल का प्रण लिखा है, प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। क्या कह रहा है? इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत नॉन अटेनमेंट सिटीज में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण नामक पोर्टल का, अब देखिए तो प्रण नामक पोर्टल अभी पूछ देगा कि क्यों शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य स्मार्ट टावर 7 सितंबर 2000 के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया था। 23 अगस्त 2021 स्मार्ट टावर का उद्घाटन कनॉट प्लेस नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया था। तो अब भारत में देखिए 3 जगह काम कर रहे हैं। ठीक ना, 3 जगह का मतलब कि अगर केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो 2 हो गए। दिल्ली में 2 जगह, कनॉट प्लेस और ये क्या दिया था अभी, आनंद विहार। ठीक ना, तो कनॉट प्लेस वाला अगस्त में चालू किया गया था और ये आनंद विहार वाला 7 सितंबर को चालू किया था। और इसी 7 सितंबर को देखा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया। तो 7 सितंबर को आनंद विहार, 7 सितंबर को चंडीगढ़ और 7 सितंबर को क्या मनाया था दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी फॉर ब्लू स्काई। और ये थीम तो आपको याद ही रहेगी, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पराग कैलेंडर 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER, ठीक है ना, PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हो गया ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, EMER से मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया। और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। पंजाब विश्वविद्यालय मिलकर चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। यह भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का प्रथम प्रयास है। यह भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का प्रथम प्रयास है। पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई वायुजनित पराग और इसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। क्या कह रहा है? पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई वायुजनित पराग और इसके मौसमी बदलावों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया। पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई वायुजनित पराग कणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, पराग कणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो वही जिस तरह से कैलेंडर देख करके हम दिन उनके बारे में क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कौन सा डेट पर कौन सा दिन है, कौन सा महीना है। उसी तरह से दोस्तों ये PGIMER एंड पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने मिलकर चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है दोस्तों, ठीक ना। और ये अपनी तरह का प्रथम प्रयास है, और इसमें सब आप देख करके समझ सकते हैं कि कब क्या कैसे परागकण की स्थिति रहती है लगभग। अब देखिए, परागकण नर जैविक संरचनाएं होती हैं जिनकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय शरीर के अंदर प्रवेश कर एलर्जी का कारण बनते हैं। नर मादा, तो परागकण नर जैविक संरचनाएं होती है जिनकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय शरीर में के अंदर प्रवेश कर एलर्जी का कारण बनते हैं। हवा में तैरने वाले परागकण श्वसन पथ संक्रमण तथा नासो ब्रांकियत्व एलर्जी का कारण बन सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो एलर्जी होती है इनसे। आप देखते हैं कि कुछ मान लें कि जब वायुमंडल में आपका प्रदूषण बढ़ जाता है, आपके आसपास धूल गर्दा हो जाता है, तो लगते हैं छींक छाक करने, ठीक है ना। ये अस्थमा, मौसमी राइनाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकती है। किस अस्थमा, मौसमी राइनाइटिस। राइनो जो होता है दोस्तों आपका जो रूट वर्ड है ये आपका नोज से रिलेटेड होता है, तो वही कह रहा है कि अस्थमा भारत में लगभग 20-30% आबादी एलर्जिक राइनाइटिस हे फीवर से पीड़ित है। 20 से 30% आबादी एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर से पीड़ित है, और लगभग 15% लोगों को अस्थमा है। बाप रे बाप, 15% लोगों को अस्थमा है। पराग एक प्रमुख वायुजन्य एल्जन है जो एलर्जिक राइनाइटिस और त्वचा में खुजली एवं सूजन के लिए जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, ठीक है ना। कौन? तमिलनाडु सरकार। इस डुगोंग संरक्षण केंद्र का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर आदिराम पट्टिनम से अमापट्टिनम तक, आदिराम पट्टिनम से अमापट्टिनम तक, पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी अब वहीं पर है, तमिलनाडु के निचले हिस्से में, समुद्री वाला छोर पर, कोस्टल एरिया में। पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में विस्तारित रहेगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। इसको याद रखिए कि डुगोंग कहाँ पाए जाते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार डुगोंग जो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं। डुगोंग अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची में वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, ठीक है दोस्तों। रेड लिस्ट में, जो रेड लिस्ट जारी की जाती है, रेड लिस्ट में वल्नरेबल दोस्तों की श्रेणी में शामिल है। डुगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है। कैसा है? स्तनपायी है और जलीय जीव है। इसे समुद्री गाय, सी काऊ के रूप में भी जाना जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण है।
रेड लिस्ट वल्नरेबल आयुसियन और स्तनपायी और सी समुद्री गाय के रूप में जानता है। प्रति वर्ष विश्व डुगोंग दिवस 28 मई को मनाया जाता है। तो 28 मई को प्रति वर्ष दोस्तों विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे शीशा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति कैसे मुक्ति मिलेगी। तो 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष लंबे अभियान के पश्चात 30 वर्ष 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूएनईपी कहते हैं ने विश्व को शीशा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। अब देखिए कब घोषित किया है, 30 अगस्त 2021 को, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विश्व को शीशा युक्त पेट्रोल लेडेड पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। मुक्त शब्द पर केयर करिएगा, और ऐसा नहीं कि लोकली माना गया है, विश्व को यूएनईपी ने ऐसा कहा है। जुलाई 2021 में अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना। अब अल्जीरिया आपको याद करना पड़ेगा। जुलाई 2021 में अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना। उल्लेखनीय है कि शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई और वर्ष 1970 तक संपूर्ण विश्व शीशा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। 1970 तक संपूर्ण विश्व, 1922, 1970 और जुलाई 2021 याद रखिए, अल्जीरिया लास्ट है, ठीक ना। आइए, वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं एवं सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ विश्व में शीशा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध स्वच्छ ईंधन एवं वाहन अभियान प्रारंभ किया, ठीक है ना दोस्तों। PCFB स्वच्छ ईंधन एवं वाहन अभियान प्रारंभ किया। कब किया था? 2002 में। 1922 से शुरू हुआ शीशा का प्रयोग, 1970 तक सभी देश करने लगे। 2002 में यूएनईपी ने ऐसा खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है दोस्तों। और जुलाई 2021 में अल्जीरिया जो है शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना। इसीलिए दोस्तों 30 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त महीना आता है, 2021 को यूएनईपी दोस्तों विश्व को शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग करने से मुक्त घोषित कर दिया, ठीक है ना। मुक्त मैंने अब कोई नहीं कर रहा है। अल्जीरिया याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, ये सब छोटे छोटे फैक्ट जो है कूट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो हड़बड़ी में नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है। देखिए, 4 नए भारतीय रामसर स्थल कौन कौन से हैं, अब इनको देखना होगा। ये पर्यावरण वाला टॉपिक बहुत सारा गर्भित है दोस्तों, आराम से देखिए इसको। और पर्यावरण साइंस टेक से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 14 अगस्त 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 4 नई आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में विनिर्दिष्ट किया। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई। 46 हो गई। ये संख्या भी पूछ लेता है, ठीक है ना। भारत के इन 46 रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल इतने हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। कितना हेक्टेयर क्षेत्र?
10,83,322 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। नवनिर्दिष्ट 4 रामसर स्थलों में गुजरात के 2 बधवाना बधवाना आर्द्रभूमि तथा थोल झील वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, बधवाना तथा थोल झील वन्य जीव अभयारण्य तथा हरियाणा के 2 भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य तथा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थल शामिल है। तो इन 4 में दोस्तों इसको भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। मेन तो यही है कि इनका नाम याद नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। 46 हो गए भारत में, जिनमें जो लेटेस्ट 4 ऐड हुए हैं दोस्तों, बधवाना और थोल। बधवाना थोल दोस्तों ये गुजरात में है और भिंडवास और सुल्तानपुर हरियाणा में है। वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर साइट्स की कुल संख्या 2431 है। तो विश्व में 2431 हो गया, भारत में 46 हो गया और 4 लेटेस्ट आप देख ही रहे हैं, बधवाना, थोल और उसके बाद दोस्तों भिंडवास और सुल्तानपुर। बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात के बड़ोदरा जिले की डभोई तहसील में स्थित है। 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस मानव निर्मित, इसको भी याद रखिएगा, आर्द्रभूमि का निर्माण वर्षों 9-10 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने करवाया था। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने करवाया था। ये गुजरात की बधवाना आर्द्रभूमि की बात कर रहा है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और ये बड़ोदरा हो गई, बधवाना बड़ोदरा। इसी तरह से कुछ एनालॉजी जो है दोस्तों दिमाग में बैठाते रहिए। थोल झील मेहसाणा जिला हो गया। थोल झील मानव निर्मित उथले जल सैलो वाटर की छोटी झील है। अब देखिए दोनों मानव निर्मित है, ठीक है ना, ये भी मानव निर्मित है, ये भी मानव निर्मित है, अर्थात गुजरात वाली दोनों मानव निर्मित हो गई, जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। सैलो वाटर झील है थोल झील। नर्मदा नहर मूलतः वर्ष 1912 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित इस झील को वर्ष 1988 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानव निर्मित मीठे पानी फ्रेश वाटर की आर्द्रभूमि है, ठीक है दोस्तों, मीठे पानी की। तो बधवाना और थोल जो दोस्तों ये तो गुजरात में हो गए थे, भिंडवास जो थी हरियाणा हो गई और ये फ्रेश वाटर ये हरियाणा में स्थित सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है हरियाणा में। यह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इस आर्द्रभूमि को वर्ष 1986 में संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया था। वर्ष 2011 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे पर्यावरणीय दृष्टि संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। गुड़गांव में, जिसको गुड़गांव कहते थे उसको गुरुग्राम कहा जा रहा है। वर्ष 2010 में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टि संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इसके पूर्व 11 नवंबर 2020 को भारत के सूर सरोवर एवं लोनार झील को तथा पुनः दिसंबर 2020 को तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया था।
तो ये जो 4 देख रहे हैं दोस्तों, इसके पूर्व जो है क्या हुआ था, 11 नवंबर 2020 को सूर सरोवर और लोनार झील को, ठीक ना, तथा 23 दिसंबर 2020 को तसो कर आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा लिस्ट दिया हुआ आर्द्र भूमियों की, ठीक ना। सूर सरोवर कीठम झील एक मानव निर्मित जलाशय है जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ये अभी, जैसा कि मुझे याद है दोस्तों, कि ये आश्रम पद्धति या जीआईसी प्रवक्ता में ये पूछा हुआ था प्रश्न, ठीक है ना। अभी उत्तर प्रदेश के यही 2 एग्जाम हुए हैं हाल साल में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा। तो एक नर्स वाला भी हुआ था। तो सूर सरोवर, जिसको कीठम झील भी कहते हैं दोस्तों, कीठम एक मानव निर्मित जलाशय है। ये भी उसमें पूछा हुआ था कि मानव निर्मित है कि नहीं, ये चीज भी उसमें पूछा हुआ था, उस प्रश्न में कूट दे करके पूछा हुआ था। जलाशय है जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसका नामकरण महाकवि सूरदास के नाम पर किया गया है। तो सूरदास को जो कर्म भूमि मानी जाती है दोस्तों, आगरा में परसौली नामक जगह है, ठीक है ना। और उस परसौली का नामकरण कुछ अभी योगी जी अलग किए हैं, उसको उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले सेक्शन में मैं बताया हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, कि परसौली का नामकरण क्या किया गया है, या मैं फिर किसी और में बता दूंगा, अभी दिमाग पर आ नहीं रहा है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनार झील भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है, एकमात्र ओनली। लोनार झील भारत में स्थित एकमात्र क्रेटर झील है। इस झील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी उच्च लवणता एवं क्षारीयता है, pH 11। बाप रे बाप, ठीक है ना। ये मान जो होता है दोस्तों 0 से लेकर 14 तक होता है, इसमें इसकी लवणता जो है 11 है। और ये 7 पर जो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो लोनार झील की pH मान जो है दोस्तों 11 है। ये उच्च लवणता वाली झील है और क्रेटर झील है एकमात्र। अब देखिए भारत में स्थित रामसर स्थल की संख्या कुल 46 हो गई है। अब देखिए कौन कौन से हैं, इसको देख लीजिए, क्योंकि ये इसी तरह से पूछ लेता है। ये तो पूछता है कि ये कहाँ, किस जिले, किस राज्य में स्थित है। जिला तो नहीं पूछता लगभग, वो बहुत डीप जाएगा तब होगा। लेकिन कौन कौन आर्द्र भूमि हैं इनको देख लीजिए। अष्टमुडी आर्द्र भूमि ये केरल में हो गया। और कब सूची में शामिल हुआ, 2002 में, ये भी याद रखा करिए। भीतरकनिका मैंग्रोव ये भी 2002 में ओडिशा में, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा दिख रहा है। चिल्का झील का इस क्षेत्रफल इससे भी ज़्यादा है। भोज आर्द्र भूमि, भोज जो मध्य प्रदेश, ये तो सही है। तो अष्टमुडी जो केरल में हो गया, भीतरकनिका ओडिशा में हो गया, और जो हो गया दोस्तों भोज जो मध्य प्रदेश में हो गया, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कम दिख रहा है। चंद्रताल जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो गया। चिल्का झील उड़ीसा हो गया। तो उड़ीसा में भीतरकनिका और चिल्का दोनों है, रामसर साइट। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 1,16,500 वर्ग किलोमीटर। दीपोर बिल ये असम, ये चर्चा में रहता है दोस्तों। दीपोर बिल ये भी 2002 में शामिल किया गया था। पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल, ये दीपोर वाला याद रखिए, थोड़ा ये दिमाग पर चढ़ता नहीं है कई बार, ठीक है ना। दीपोर बिल असम। पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि हरिके झील पंजाब।
होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू एवं कश्मीर। हरीके होकेरा, हरीके जो है दोस्तों पंजाब। तो राजा हरि सिंह जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित थे, लेकिन यहाँ पर हरीके झील जो हो गया पंजाब हो गया। होकेरा, इसको याद रखिए, इसको हरि सिंह से जोड़ लीजिए। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू एवं कश्मीर। कांजली पंजाब, तो हरीके और कांजली पंजाब हो गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये राजस्थान है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। लोकटक मणिपुर। नल सरोवर गुजरात, इसको याद रखिए नल सरोवर को, और तो सब याद रहता है, ठीक है ना। कांजली पंजाब याद रख लीजिएगा। पॉइंट किलिमियर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। पॉइंट किलिमियर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य। पौंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, पौंग बांध झील हिमाचल प्रदेश। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। रोपण पंजाब। रुद्र सागर झील त्रिपुरा, ये देखिए याद करने लायक है। रुद्र सागर आप सुन करके त्रिपुरा में तो जाएंगे ही नहीं, सोचेंगे कि रुको ये उत्तराखंड में चलते हैं। रुद्र सागर सुन करके बहुत लोग उत्तराखंड ही जाएंगे। रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में है दोस्तों, ठीक ना। अब आइए देख लेते हैं रेणुका हिमाचल प्रदेश, पौंग हिमाचल प्रदेश, और देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में यही है, ठीक है ना। और ये चंद्रताल भी हिमाचल प्रदेश में। रेणुका पौंग चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में हो गया। तो इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों, एक नहीं कि 180 की स्पीड से निकल गए तो काम चल जाता है, ठीक ना। रेणुका पौंग और चंद्रताल दोस्तों हिमाचल प्रदेश हो गया। रुद्र सागर दोस्तों त्रिपुरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अभी लिस्ट और भी लंबी है, 46 देखना है ना। ये देख लीजिए, कम से कम इसी करंट के माध्यम से आपका ये सब भी तैयार हो जाए कि कौन सा। सांभर झील राजस्थान। सांस्थाम कोट्टा झील केरल, सांस्थाम कोट्टा झील केरल। और सुंदरबन आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल, ये तो सभी लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग जितना देखे हैं उसमें सुंदरबन का क्षेत्रफल जो है दोस्तों ज़्यादा दिख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी आर्द्र भूमियां हैं उसमें सुंदरबन का क्षेत्रफल ज़्यादा है, 4,23,000 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर। 4,23,000 हेक्टेयर ये सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। सूरीसर मानसर झील जम्मू कश्मीर। सूरीसर मानसर झील जम्मू कश्मीर हो गया। तसो मोरीरी ये लद्दाख हो गया। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश, इसको भी रामसर साइट में घोषित किया गया। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश। वेम्बनाद कोल आर्द्र भूमि केरल, वेम्बनाद केरल में, ये तो सबको क्लियर है। इसमें दोस्तों ये दोनों देखिए, सुरिनसर मानसर और तसो, ये दोनों जम्मू कश्मीर। और अब तो लद्दाख एक अलग क्षेत्र बन गया है, लेकिन ये पहले जम्मू कश्मीर में ही था। चलिए आगे चलते हैं। उलर झील जम्मू कश्मीर। नांदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र, मधमेश्वर महाराष्ट्र में। नांदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में हो गया। केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब, इसको भी रामसर साइट कन्वेंशन में, मैंने भारत में स्थित रामसर साइट में शामिल किया गया है। केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व। ब्यास संरक्षण रिजर्व। नांगल वन्य जीव अभयारण्य पंजाब, ये देखिए दोनों तीनों पंजाब में है। ब्यास नांगल।
नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समान पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, नवाबगंज, पार्वती, समान, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये सब 19 में शामिल हुए, देख रहे हैं सब 19 दिख रहा है। और सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लाइन लगा दिया। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश, सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश। कबार ताल आर्द्रभूमि बिहार, कबार ताल आर्द्रभूमि बिहार हो गया दोस्तों। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, आसन तो सारी पीठ जो है दोस्तों उत्तराखंड में, उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र, तसोकर आर्द्रभूमि लद्दाख, बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात। ये जो हम लोग देखे थे 2021 में जो शामिल हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बस और 4-5 तो बच्चे उनको देख लिया जाए। देखिए, थोल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात, ये सब अभी जो लेटेस्ट शामिल हुए हैं वही हैं। और भिंडवास जो दोस्तों हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडवास और सुल्तानपुर हरियाणा। तो यहाँ पर 4 बधवाना और थोल गुजरात में शामिल हुए थे, जो गुजरात में हैं, ठीक है ना। और भिंडवास और सुल्तानपुर हरियाणा में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित। क्या कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 44वीं वार्षिक बैठक जुलाई 21 के मध्य चीन के फुजाऊ में संपन्न हुई। ठीक है ना दोस्तों, चीन के फुजाऊ में संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में विश्व भर के कुल 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन स्थलों में 29 सांस्कृतिक, 5 प्राकृतिक स्थल सम्मिलित हैं। गौरतलब है कि इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1154 हो गई है, जिसमें 897 सांस्कृतिक और 218 प्राकृतिक स्थल हैं तथा 29 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल है। तो विश्व में कितना हो गया दोस्तों? 1154। इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी, मर्केंटाइल, देखिए अंग्रेजी में कितना अच्छे से दिख रहा है, इसीलिए अंग्रेजी में जो है दोस्तों ये टेक्निकल वर्ड्स जो पढ़ना आसान हो गया है और यही सब यूपीएससी में अंतर डाला। लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया। क्यों छीना गया? तो इसी बैठक में जो चाइना के फुजाऊ शहर में हुई थी जुलाई में, इसी में दोस्तों ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी से विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया गया। गौरतलब है कि उसे वर्ष 2004 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। इसी के साथ ही अब विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का तीसरा स्थल बन गया। ऐसे 2 अन्य स्थल जर्मनी के ड्रेसडेन स्थित अल्बे वैली एल्ब घाटी, ठीक है दोस्तों, जर्मनी की एल्ब घाटी और ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी, अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी है। तो ये दोस्तों ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी और जर्मनी की एल्बे घाटी। और अभी लेटेस्ट जो था दोस्तों कौन था?
ये ब्रिटेन का था दोस्तों, लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी। इन तीनों से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। तो देखिए यहाँ से ये भी याद रखिए, अल्बे घाटी जो है दोस्तों जर्मनी, अरेबियन ओरिक सेंचुरी ओमान, और लिवरपूल वाला ब्रिटेन में हो गया। विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान भारत के दो नए स्थल रामप्पा मंदिर तेलंगाना तथा सैंधव स्थल धौलावीरा गुजरात को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। रामप्पा मंदिर तेलंगाना, रामप्पा मंदिर को भारत का 29वां तथा धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के सुपर 40 क्लब फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन में भी अपनी जगह बना ली। सुपर 40 क्लब्स फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शन में भी अपनी जगह बना ली। भारत के कुल 40 स्थलों में 32 जो सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक तथा 1 स्थल मिश्रित श्रेणी में शामिल है। 32, 7, 29 और 39, 41। सुपर 40 क्लब ऐसे देशों का समूह है जिनके कम से कम 40 स्थल यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के अतिरिक्त इटली 58, फ्रांस 49, जर्मनी 51, स्पेन 49, चीन 56 ही ऐसे देश हैं जो सुपर 40 क्लब में शामिल हैं। तो भारत के अतिरिक्त कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए और भारत को लेकर के एक 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 + 1 6 ऐसे हैं देश जिनके पास 40 से अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ठीक ना, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में अवस्थित है। काकतीय वंश के राजवंश के शिल्प कौशल का यह अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव ने एक सेनापति रेचरला रुद्र द्वारा करवाया गया था। रेचरला रुद्र द्वारा करवाया गया था, तो अक्सर शासक का ही नाम लिया जाता है, तो गणपति। 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर। 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर इसका नामकरण रामप्पा मंदिर किया गया। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं, अतः इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं, ठीक ना। रामप्पा यहाँ के मूर्तिकार थे, उन्हीं के नाम पर अब इसको नाम रख दिया गया है, लेकिन यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं, तो इसको रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा गया है। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा गया है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन शहर, यह एक हड़प्पन सिटी है दोस्तों, को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। स्थलों की सूची में शामिल होने वाला यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ भारत का पहला स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो
प्रथम हड़प्पाई स्थल है जिसे वर्ष 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। लेकिन मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। प्रथम हड़प्पाई स्थल है जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। गौरतलब है कि असंदर सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। ठीक है दोस्तों, कौन? धौलावीरा। गौरतलब है कि देखिए इस पर याद रखिए, ये तीर जो है ऐसे लगी है, ठीक है ना, ऐसे लगे का मतलब ये जो एक नया पॉइंट ऊपर वाला से जुड़ रहा है। गौरतलब है कि सैंदर सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाल ही ऐसे हड़प्पाकालीन स्थल हैं जो धौलावीरा से बड़े हैं। भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी, तो अगर भारत में संधव घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद धौलावीरा हो जाता है। और पूरे हड़प्पाकालीन सभ्यता में देखें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो बड़ा हो जाता है। भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं गढ़वारीवाला ही ऐसे हड़प्पाकालीन स्थल हैं जो धौलावीरा से बड़े हैं। यहाँ पर देखिए क्या, धौलावीरा की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी ने की थी। ये भी पूछ लेता है हिस्ट्री में, ठीक है ना, जगतपति जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज के बारे में बता रहा है। यह कच्छ के महान रण, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित तथा कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। गुजरात में स्थित अन्य धरोहर स्थल हैं दोस्तों, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर जो 40 भारत में है उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क, रानी की बाव, ये 3 पहले थे। अब ये आपका धौलावीरा भी शामिल हो गया, तो गुजरात में 4 हो गए। अहमदाबाद, चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क। अब देखिए, विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान ही रोमानिया के रोसिया मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में भी शामिल किया गया। तो रोमानिया के दोस्तों रोसिया, दोनों र और र से रिलेट कर लीजिए, मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप को शामिल किया गया। वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची में कुल 52 स्थल शामिल है, जिसमें एक रोमानिया वाला भी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते रहिए धीरे धीरे। ये पर्यावरण वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आजकल दोस्तों अभी यूपीएससी का पेपर देखिए, कल जो हुआ था 10 तारीख को, उसमें साइंस टेक इन्वायरमेंट इकोनॉमी से ही क्वेश्चन पूरा पेपर भरा हुआ था। 14 बाघ अभ्यारण्यों को सीए या टीएस की मान्यता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया जो 14 अभ्यारण्यों को सीए और एसटी की मान्यता। तो सीए का मतलब ये हो गया दोस्तों कंजर्वेशन अश्योर्ड, और टाइगर का टीएस का टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो ये अभी हम लोग आगे मिलेंगे। ये शब्द क्या कह रहा है कि 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के
14 बाघ अभयारण्यों को दोस्तों CAST की मान्यता प्रदान कर दी गई। भारत के जिन 14 बाघ अभयारण्यों को TS की मान्यता प्रदान की गई उनका विवरण निम्नवत है। तो असम के कितने? मानस, काजीरंगा और ओरंग, ये दोस्तों टाइगर रिजर्व है। मानस, काजीरंगा, ओरंग। इसी काजीरंगा में दोस्तों क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, राइनोसोरस पाया जाता है। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना मध्य प्रदेश। पेंच जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है, पेंच, तडोबा ये सब महाराष्ट्र में है। वाल्मीकि बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, परम्बिकुलम केरल, परम्बिकुलम केरल, मुदुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु दोस्तों बांदीपुर कर्नाटक। इन 14 बाघ अभयारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। 3 अन्य, तो 14 3 कितने हो गए? 17। ये 3 स्थल हैं लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड, 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग ये पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों लैंसडाउन और रामनगर ये दोनों उत्तराखंड में है। सीखते रहिए धीरे धीरे, ठीक है ना। लैंसडाउन और रामनगर उपरोक्त तीनों CATS मान्यता प्राप्त स्थल वन प्रभाग फॉरेस्ट डिविजन्स हैं जो IUCN मानदंडों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। फॉरेस्ट डिविजन्स हैं जो IUCN के मानदंडों के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र हैं। हालांकि तीनों स्थल पूरी तरह बाघ संरक्षण पर केंद्रित नहीं हैं, लेकिन ये बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता रखते हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान एवं सिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान रूस को भी CATS की मान्यता प्राप्त है। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान और रूस के सिखोते अलिन राष्ट्रीय उद्यान को भी CATS की मान्यता प्राप्त है। 13 टाइगर रेंज देश, टाइगर रेंज जिनमें टाइगर्स पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो भारत के आसपास है, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस। तो ये दोस्तों क्या है? टाइगर रेंज देश हैं। चलिए आगे चलते हैं। मगरमच्छ संरक्षण। केंद्रपाड़ा उड़ीसा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहां देश में पाई जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों को उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। केंद्रपाड़ा, केंद्रपाड़ा के वन्य अधिकारियों ने पाइका नदी, पाइका रिवर में एक जीवित शिशु घड़ियाल का पता लगाया, जीवित शिशु घड़ियाल का पता लगाया है। उल्लेखनीय है कि भारत में पाई जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ। तो गेवियालिस गैंगेटिकस, ठीक है दोस्तों, गेवियालिस गैंगेटिकस, क्रोकोडाइलस और क्रोकोडाइलस पोरोसस, घड़ियाल, मगर और मगरमच्छ, ये तीनों दोस्तों मगरमच्छ की प्रजातियां हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए CATS के बारे में आपको बताया कि CATS है क्या। जो भारत के 24 बाघ अभयारण्य को अभी रिसेंटली प्रदान किया गया है 29 जुलाई को। और दोस्तों 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स बाघ के संरक्षण के में संलग्न किसी क्षेत्र स्थल के लिए एक स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना है। वास्तव में यह एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार्य संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह योजना 13 टाइगर रेंज देशों, जो अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है ना, 13 टाइगर रेंज जो देश देखे हैं, और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों भारत के आसपास, और ये फिर से ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सब वाले क्षेत्र में, और उसके बाद चीन और रूस बाघ टाइगर रेंज देश में आते हैं। प्रभावकारिता इफेक्टिवनेस में सुधार हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन इंसेंटिव प्रदान करती है। उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। CATS को आधिकारिक रूप से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। बाघ संरक्षण क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन हेतु 7 स्तंभों एवं 17 एलिमेंट्स 7 पिलर्स एंड 17 एलिमेंट्स में व्यवस्थित किया गया है। CATS वर्ष 2022 तक, 2013 में इसको शुरू किया गया, ठीक ना, जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करके वैश्विक लक्ष्य T x2 का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना, करने के वैश्विक लक्ष्य T x2 का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए दोस्तों बाघों की संख्या को 2022 तक दोगुना करने के लिए एक अभियान चला है T x2। उसी T x2 का दोस्तों एक मैंने सब पार्ट के रूप में CATS को शुरू किया गया है। वर्तमान में 13 में से 7 टाइगर रेंज देश यथा, जो 13 देश थे उसमें से 7 की बात करें, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मलेशिया, नेपाल तथा रूस द्वारा CATS योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन क्या है दोस्तों? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने डीप ओशन मिशन गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की। इस अभियान को 5 वर्ष की अवधि 21 से 26 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि। इस मिशन की अनुमानित लागत इतने करोड़ रुपए होगी। इसका पहला चरण 3 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, डीप ओशन मिशन, गहरे समुद्र अभियान। चलिए आगे चलते हैं। डीप ओशन मिशन एक बहुमंत्री स्तरीय मल्टी मिनिस्टेरियल तथा मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषयक कार्यक्रम है। डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, जो मिशन के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी मैंड सबमर्सिबल का विकास किया जाएगा। मैंड सबमर्सिबल का विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस तथा चीन ही ऐसे प्रौद्योगिकी से लैस हैं।
मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटलिक नाडुल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई से पॉलीमेटैलिक नाडुल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी। डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना है। ब्लू इकोनॉमी, देखिए दोस्तों, कल यूपीएससी के पेपर में ब्लू कार्बन के बारे में पूछा गया था। डीप ओशन मिशन भारतीय अंतरिक्ष मिशन अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से संचालित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 21 से 30 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। 21 से 30 को दोस्तों महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। फरवरी 2019 में प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030 में भी ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया है। प्रतिपादित भारत सरकार के विजन न्यू इंडिया 2030। अब चलिए डिजिटल ओशन, तो अब ओशन का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन है। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इनकोइस भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा UNFF16 मध्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र 16th सेशन ऑफ द यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित हुआ। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है। चलिए आगे चलते हैं। वने हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीति योजना 17 से 30, यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 1730 की प्रगति की समीक्षा UNFF16 के दौरान की गई। ठीक है दोस्तों, UNFF16 के दौरान की गई। वने हेतु संयुक्त राष्ट्र रणनीति योजना 1730 में 6 वैश्विक वन लक्ष्यों तथा 26 संबद्ध लक्ष्य शामिल हैं। 6 वैश्विक वन लक्ष्यों की प्रगति की दिशा में हो रही प्रगति का पहला आकलन उपलब्ध कराने वाली रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है। 26 अप्रैल 2021 को ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि प्रस्तावित है। 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि प्रस्तावित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में 16 मार्च 2021 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAR द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 106 देशों में PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। 106 देशों में PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है।
के अनुसार वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से शीर्ष 3 देश क्रमशः बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत है। दीजिए, भारत भी आ गया आपका। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों शीर्ष 3 देश जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। इसका PM 2 सांद्रता दोस्तों 84.1 है, बन गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं। विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में क्रमशः गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, भिवाड़ी, नोएडा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से शामिल है, ठीक है ना। गाजियाबाद, बुलंदशहर और नोएडा। आप उत्तर प्रदेश वाले इसको याद रखेंगे। गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, भिवाड़ी और नोएडा है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश दोस्तों विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। इसमें देखिए शीर्ष 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत हो गया। और नई दिल्ली जो दोस्तों राजधानियों में सबसे प्रदूषित है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। और वर्ल्ड उनका दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों ये हो गए। अब देखिए प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया याद रखिए और प्लेटिपस याद रखिए। इस योजना में टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी तथा न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार शामिल है। टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी तथा न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार शामिल है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा तालाब आदि स्थापित किए जाएंगे। विशेषज्ञ सुविधा तालाब आदि स्थापित किए जाएंगे अर्धजलीय जीवों के लिए। इस अभयारण्य में 65 प्लेटिपस रखे जाने की योजना है। प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम आर्निथोरिंकस एनाटाइनस है। यह सामान्यतः अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है। कैसा है? अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है जो नदियों के समीप पाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है प्लेटिपस को। तो ये IUCN की लिस्ट भी हमेशा याद रखा करिए। IUCN में दोस्तों प्लेटिपस को रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। देश का 51वां बाघ अभयारण्य है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें बाघ अभयारण्य की स्थापना हेतु सूचना जारी की है। इस बाघ अभयारण्य का नाम श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई है। बाघ अभयारण्य टाइगर श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई यह देश का 51वां बाघ अभयारण्य है। सफेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभयारण्य, ठीक ना। ये क्या कर रहा है कि श्री विल्लीपुथूर सफेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य और मेघामलाई वन्य जीव अभयारण्य
के इतने हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित कर इस बाघ अभयारण्य का सृजन किया जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये दोनों को सम्मिलित करके इसका नाम देखिए, नाम भी रखा गया है श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई। और इन दोनों को क्षेत्रों को, इन दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करके बनाया गया। तब है कि 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर कमलांग वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया था, जो भारत का 50वां बाघ अभयारण्य था। अरुणाचल प्रदेश सरकार कमलांग वन्यजीव अभयारण्य जो भारत का 50वां था, और ये श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई भारत का 51वां है। इसमें दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य में देखिए कोर एरिया, बफर एरिया और टोटल एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, इसकी बात की जाती है, ठीक है ना। तो कोर एरिया कितना है 641, और बफर एरिया है, और टोटल एरिया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको टोटल एरिया निकल करके आ जाएगा। तमिलनाडु में स्थित बाघ अभयारण्य है, आइए देख लेते हैं कि तमिलनाडु में। अब कमलांग वन्य जीव अभयारण्य जो बाघों के लिए है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में, इसको याद रखिए 50वां था। कलक्कड़ थुंडनथुरई, कलक्कड़ थुंडनथुरई ये दोस्तों 17वां था। अन्नामलाई 29वां था। मुदुमलाई दोस्तों 36वां था। सत्यमंगलम 42वां था। और ये दोस्तों 51वां बना है श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश 526 दर्ज की गई है। तो सबसे ज्यादा बाघ कौन से राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, जिनकी संख्या 6 है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, हाँ ये देख रहे हैं कि तमिलनाडु में भी 5 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान, अंटार्कटिक 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिक का शुभारंभ किया गया 4 जनवरी 2021 को, ठीक है ना। 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिक। यह अभियान दक्षिणी सफेद महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिकों के 4 दशकों के प्रयास का प्रतीक है। दक्षिणी सफेद महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिकों के 4 दशकों के प्रयास का प्रतीक है। 40वें अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान को मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा से रवाना किया गया। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा से रवाना किया गया, ठीक है दोस्तों। अंटार्कटिक जो दोस्तों साउथ पोल को कहते हैं, और आर्कटिक जो है नॉर्थ पोल को। इस अभियान के तहत चार्टर्ड आइस क्लास पोत एमवी वालिसी गोलोवलिन अंटार्कटिका की 30 दिनों की यात्रा पर रवाना हुआ। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा से दोस्तों एमवी वासिली गोलोवनिन अंटार्कटिका की 30 दिन की यात्रा पर रवाना है। इस अभियान में शामिल भारतीय दल 27 फरवरी 2021 को भारती तथा 8 मार्च 2021 को मैत्री स्टेशन पहुंच गया, ठीक है दोस्तों। ये पहुंच भी गए हैं लोग। अब हम लोग तो अक्टूबर में जी रहे हैं, ठीक है ना। ये फरवरी मार्च की बात है। तो पहले कहाँ पहुंचा? भारती, उसके बाद मैत्री।
उल्लेखनीय है कि भारतीय एवं मैत्री अंटार्कटिका में भारत के दो अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। इससे पहले था दोस्तों, कौन था जो खत्म हो गया? तीन है, लेकिन दो एक्टिव रूप में है और एक का कार्यकाल खत्म हो गया, मैंने वो अब अपना काम करना बंद कर दिया है। दो अस्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। 94 दिनों में लगभग 12,000 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी करने के पश्चात 44वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान आईसी 10 अप्रैल द्वारा को केप टाउन दक्षिण अफ्रीका लौट आया। ठीक है दोस्तों, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका लौट आया। 1981 में भारतीय अंटार्कटिक अभियान को शुरू किया गया था। 1981 में भारतीय अंटार्कटिक अभियान शुरू किया था। पहला अभियान दल डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका गया था। याद रखिए, पहला अभियान दल डॉक्टर एस.जेड. कासिम वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे 1959 में, वाशिंगटन डीसी। यह संधि 1961 से प्रभावी है। 59 में साइन किया गया, 61 से प्रभावी है। इस संधि के माध्यम से अंटार्कटिक क्षेत्र को असैनिकृत क्षेत्र डीमिलिटराइज्ड जोन घोषित कर उसे केवल वैज्ञानिक अभियानों के लिए संरक्षित किया गया है। वर्तमान में इस संधि के पक्षकार देशों की कुल संख्या 54 है। भारत जो दोस्तों 1983 को इस संधि का पक्षकार बना तथा इसी वर्ष भारत को इस संधि हेतु परामर्शी दर्जा कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त हुआ। 19 अगस्त 1983। अब देखिए क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक घोषित। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक घोषित, तो देखते हैं क्या है। लक्षद्वीप भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां 100% जैविक खेती हो रही है। कैसी खेती हो रही है? जैविक खेती। इस तथ्य की घोषणा कृषि मंत्रालय ने 1 नवंबर 2020 को लक्षद्वीप के स्थापना दिवस के अवसर पर की। 1 नवंबर 2020 को, अर्थात उसका स्थापना दिवस मनाया था 1 नवंबर को। स्थापना दिवस के अवसर पर घोषित की। वर्तमान में लक्षद्वीप में सभी प्रकार के कृषि कार्य बिना कृत्रिम उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से संचालित हो रहा है। इससे यहाँ के लोगों की सुरक्षित खाद्य विकल्पों तक पहुंच सुनिश्चित होगी तथा साथ ही कृषि को पर्यावरण अनुकूल गतिविधि का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि 2016 में सिक्किम को भारत के साथ साथ विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया था जो पूर्णतः जैविक खेती करता है। भारत के साथ साथ विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया था सिक्किम को। वही में सिक्किम पहला घोषित हुआ ये राज्य है दोस्तों, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप हो गया। अब देखिए स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में अखिल भारतीय तेंदुआ आकलन परिणाम जारी किए। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 नामक रिपोर्ट में संकलित कर प्रस्तुत किया गया है। तेंदुआ गणना 2018 के परिणाम दर्शाते हैं कि वर्ष 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या में लगभग 62% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिशत। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 12,852 तेंदुआ हैं। ठीक है दोस्तों, और 2,900 कुछ करके ऐसे टाइगर थे। दो 2,967 टाइगर थे। ठीक है दोस्तों, और ये तेंदुआ हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
वर्ष 2014 में देश में तेंदुओं की संख्या 7,910 थी। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 नामक रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या में के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश दोस्तों टाइगर्स की संख्या में भी ज़्यादा है, 530 के आसपास था, और तेंदुओं की भी संख्या में सबसे ज़्यादा है। और देख रहे हैं पहले और दूसरे में बहुत का अंतर है, ये 1700 और ये 3400, 17 दूना के 34। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 316 दर्ज की गई है। भैया उत्तर प्रदेश वाले अपना याद रखिए, और जो भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, बिहार वाले लोग बिहार पर फोकस करें। अब देखिए गिद्ध संरक्षण कार्य, गिद्ध संरक्षण कार्य 2020-25 को शुभारंभ किया, ठीक है ना। आप जानते हैं कि गिद्धों को बहुत समस्या हो गई है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना चल रहा है अप्रैल 2006 से, किंतु अब इस परियोजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लाल सिर वाले गिद्ध, रेड हेडेड वल्चर और मिस्र के गिद्ध, इजिप्टियन वल्चर के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। लाल सिर वाले गिद्ध और मिस्र के गिद्ध के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। शेष गिद्ध आबादी के संरक्षण हेतु गिद्ध सुरक्षित जोन कार्यक्रम देश के उन 8 अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है जहां गिद्धों की आबादी विद्यमान है। इनमें 2 स्थान उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं? 2 स्थान उत्तर प्रदेश। गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। महाराजगंज जिले में, याद रखिए भैया, ठीक है ना। यूपी और बिहार के भैया लोग अपने अपने राज्य पर फोकस करते रहिए, ठीक है ना। तो यूपी वाले भैया लोग याद रख लेंगे कि महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हेतु 4 बचाव केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तर में पिंजौर, मध्य में भोपाल और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी तथा दक्षिण भारत में हैदराबाद। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हेतु 4 बचाव केंद्र स्थापित किए गए। उत्तर में पिंजौर, मध्य में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी तथा दक्षिण में हैदराबाद। अब देखिए क्या कर रहा है कि पन्ना विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल। अठारह देशों में स्थित 25 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, ठीक ना दोस्तों। 25 नए स्थलों को 18 देशों में स्थित 25 नए। अब तक इस प्रकार अब तक विश्व के 129 देशों में 714 जैव अभयारण्यों, 100 सीमा पारीय ट्रांस बाउंड्री का मतलब कि 2 सीमाओं पर स्थित हो स्थल को विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। अब देखिए एंडोरा, केप वर्दे, कोमोरोस, लग्जमबर्ग, त्रिनिदाद एवं टोबैगो ऐसे देश हैं जिनके किसी स्थल को पहली बार विश्व जैव अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है, ठीक है ना। एंडोरा, केप वर्दे सब देशों के नाम है, कोमोरोस, लग्जमबर्ग, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का पन्ना जैवमंडल अभयारण्य भी उन 25 नए स्थलों में शामिल है जिन्हें विश्व जैवमंडल अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। यह भारत का 12वां स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। कौन है भारत का 12वां?
पन्ना। पन्ना जैवमंडल अभयारण्य मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में विस्तृत है। पन्ना जैवमंडल अभयारण्य का विस्तार कुल इतने और किलोमीटर क्षेत्रफल और हेक्टेयर पन्ना जिले में तथा इतना छतरपुर जिले में। पन्ना जैवमंडल तो छतरपुर में दोस्तों पन्ना में ज़्यादा दिख रहा है और छतरपुर में कम है। पन्ना जैवमंडल अभयारण्य के अंतर्गत 3 संरक्षित क्षेत्र यथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गंगऊ सैंक्चुअरी तथा केन घड़ियाल सैंक्चुअरी समाहित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गंगऊ सैंक्चुअरी तथा केन घड़ियाल सैंक्चुअरी समाहित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के संपूर्ण क्षेत्र गंगऊ सैंक्चुअरी के भाग 1, 3 तथा 4 को एक साथ पन्ना बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित खजुराहो भी पन्ना जैव मंडल अभयारण्य के क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित खजुराहो भी पन्ना जैव मंडल अभयारण्य क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा खजुराहो भी उसी के आसपास है, मैंने उसी संक्रमण क्षेत्र में है। भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक 18 जैव मंडल अभयारण्यों की स्थापना की गई है, जिनमें से 12 यूनेस्को के विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। अठारह जैव मंडल अभयारण्यों, शेष 6 अभयारण्य घरेलू जैव मंडल अभयारण्य है। अब आइए देखते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ अभयारण्यों की सूची। भारत के जैव मंडल अभयारण्य, ठीक ना। अब तक भारत के 16 जैव मंडल अभयारण्य को सूचीबद्ध किया जा चुका है, जो इस प्रकार है, ठीक ना। कौन कौन से हैं? अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। और ये क्या है दोस्तों? प्रकार मैकाल रेंज। इनको कब शामिल किया था? 2012 में। अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु केरल। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग। डिब्रू सैखोवा असम। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। कंचनजंगा सिक्किम। मानस असम। नंदा देवी उत्तराखंड। नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ कहाँ फैला है दोस्तों? तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में फैला है। नीलगिरी जो है तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक में फैला। नोकरेक मेघालय ये वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। कच्छ गुजरात। शीत रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अब चलिए शेषाचलम आंध्र प्रदेश। शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और पन्ना मध्य प्रदेश। केन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। और जो स्टार बनाया हुआ दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है, इन्हें यूनेस्को के ने मैब कार्यक्रम के तहत विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया है, ठीक ना। विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया मैब कार्यक्रम के तहत, जो स्टार बनाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों फिशिंग कैट
चिल्का झील की एम्बेसडर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और ये पेज जो है इस पर्यावरण वाले टॉपिक का लास्ट पेज है। क्या कह रहा है? चिल्का झील विकास प्राधिकरण ने फिशिंग कैट को एम्बेसडर राजदूत का दर्जा दिया है। फिशिंग कैट को एम्बेसडर राजदूत का दर्जा दिया है। प्राधिकरण के अनुसार फिशिंग कैट एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून तथा भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल चिल्का झील की राजदूत होगी। फिशिंग कैट एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून तथा भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल चिल्का झील की राजदूत होगी। यह प्रयास फिशिंग कैट के संरक्षण में सहायक होगा। यह फिशिंग कैट भारत के एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है और यह चिल्का झील के आसपास पाई जाती है। देखिए, फिशिंग कैट का मतलब कि इसको मछली मत समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कैट माने क्या होता है? बिल्ली। यह फिशिंग कैट भारत के एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है और यह चिल्का झील के आसपास पाई जाती है। द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट और फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस की भारतीय शाखा द्वारा हाल ही में संपन्न एक अध्ययन के अनुसार फिशिंग कैट ज्यादातर झील की उत्तर एवं उत्तर पूर्वी दलदली भूमि में पाई जाती है। चिल्का झील फिशिंग कैट एम्बेसडर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अस्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध। अस्थायी जैव प्रदूषकों पर प्रतिबंध क्या कह रहा है? जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चिर अस्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों को प्रतिबंधित करने की अभिपुष्टि की गई है। 7 रसायन। गौरतलब है कि ये रसायन स्टॉकहोम अभियान के अंतर्गत पहले से ही चिर अस्थायी जैविक प्रदूषक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रूप में सूचीबद्ध हैं, ठीक है ना। पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रूप में सूचीबद्ध है। ये रसायन कौन? क्लोरडीन क्लोरडीकोन, हेक्सा ब्रोमोबाइफेनिल, हेक्साब्रोमोडाइफेनिल ईथर तथा हेप्टाब्रोमोडाइफेनिल ईथर। व्यावसायिक आक्टा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, टेट्रा ब्रोमोडाइफेनिल ईथर, टेट्रा और हेक्सा, ठीक है ना। और पेटा ब्रोमोडाइफेनिल ईथर, पेटा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोडिकेन और हेक्सा क्लोरो ब्यूटा एसिड, ब्यूटाडिएन, हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडिएन। ये दोस्तों हाँ, आगे चलते हैं। चिर अस्थायी जैविक प्रदूषक कार्बन आधारित रासायनिक पदार्थ है। कैसे हैं? कार्बन आधारित। ये काफी लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। चिर अस्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लंबे समय तक वायुमंडल में रहने वाले रासायनिक प्रदूषक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों से बचाने हेतु की गई एक वैश्विक संधि है, ग्लोबल ट्रीटी है। स्टॉकहोम स्वीडन 2001 को इस अभिसमय को अंकित किया गया था तथा 17 मई 2004 को लागू हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध 17 मई 2004 को लागू हुआ। अब आगे चलते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र।
आयोजित ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी की बैठक 21-22 के सत्र हेतु दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर के 157 स्थलों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कहां पर प्रदान किया गया दोस्तों? व्हाइट फ्लैग ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी की बैठक में। इन स्थलों में कैरिबियन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा हिंद महासागर क्षेत्र के 9 देशों के 126 समुद्र तट, 16 बंदरगाह तथा 15 पर्यटन नौकाएं शामिल हैं। अब तक विश्व के 49 देशों के 4820 स्थलों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। यह पहला अवसर है जब भारत एवं चिली के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान प्राप्त हुआ है। यह पहला अवसर है जब भारत एवं चिली के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2020 में यूएनईपी, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनेस्को तथा फी जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों से लैस अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जूरी द्वारा भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया अक्टूबर 20 में। ठीक है ना दोस्तों? 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भारत के जिन 8 समुद्र तटों को यह उपलब्धि प्राप्त हुई हुए हैं, कौन कौन से दोस्तों? शिवराजपुर, द्वारका, गुजरात। घोघला, दीव, ये समुद्र तट है दोस्तों। शिवराजपुर, द्वारका, गुजरात, घोघला, दीव। कासरकोड, कर्नाटक। पदुबिद्री, कर्नाटक। पदुबिद्री, कर्नाटक। कप्पड़, केरल। रुसिकोडा, आंध्र प्रदेश। गोल्डन, पुरी। राधानगर, अंडमान एवं निकोबार देशों। भारत को यह उपलब्धि पहले प्रयास में ही मिली है। ज्ञातव्य है कि अभी तक किसी देश के 8 समुद्री तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने केवल 2 वर्षों के प्रयासों के पश्चात यह उपलब्धि हासिल की है। भारत की ये ब्लू फ्लैग समुद्र तट शून्य अपशिष्ट, जीरो वेस्ट तथा शून्य प्रदूषण, जीरो पॉल्यूशन की अवधारणा के आधार पर विकसित किए गए हैं। भारत के 2 और समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत में ब्लू फ्लैग तटों की संख्या बढ़कर दोस्तों कितनी हो गई? 10 हो गई। जिन 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हुए हैं कोवलम, तमिलनाडु और ईडेन, पुडुचेरी। कोवलम, तमिलनाडु और ईडेन, पुडुचेरी। इसके साथ ही पूर्व में नामित भारत के 8 ब्लैक ब्लू तो दोबारा प्रमाण पत्र दिया गया है। दोबारा ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, बीचों, बंदरगाहों तथा नौका पर्यटन संचालकों, बोट टूरिज्म ऑपरेटर्स, बोट टूरिज्म ऑपरेटर्स को प्रदान किए जाने वाला विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेबल्स में से एक है। ब्लू फ्लैग समुद्र तट विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट समझे जाते हैं। विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट समझे जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों पर्यावरण से संबंधित, ठीक है ना? और हम लोग की ये सभा यहीं पर समाप्त होगी, लेकिन आइए मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूं। हम लोग जो आज देखे हैं ये है दोस्तों, हम लोग इतना आज देखे हैं। लाइए एक बार चलते हैं हम लोग। तो इसको आप लोग देखेंगे बढ़िया से।
तो हम लोग दोस्तों इस टॉपिक में 9 पेज देखे हम लोग, ठीक ना, 9 पेजेज। अद्यतन पर्यावरण विज्ञान हम लोग देख रहे थे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं ताकि आपके मित्रों तक पहुंचे और थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आपका लाइक और सब्सक्राइब भी दोस्तों मुझे और मेरी टीम को अच्छा वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, नहीं तो कौन आदमी जान देगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।